खेल के मैदान से के थर्सडे एडिशन में आपका खैर मकदम है और मैं हुमायूं आपसे मिल रहा हूँ आज इस एडिशन में। और आज मैं अकेला ही हूँ आपके साथ प्रोग्राम में। चारों तरफ क्रिकेट की गहमा गहमी है। अभी श्रीलंका में इंग्लैंड ने 2-0 से सीरीज जीती है। रूट ने दोनों मैचों में सेंचुरीज बनाई, एक में डबल, एक में 186 का स्कोर किया और सीरीज जीत गए। बेस्ट ने और लीच ने विकेट लिए, एंडरसन ने विकेट लिए और मैथ्यूज थोड़ा अच्छा खेले, कुछ प्लेयर अच्छा खेले श्रीलंका के, लेकिन श्रीलंका कुछ रजिस्ट खास कर नहीं पाया और करुणारत्ने उनके कैप्टन नहीं खेल पाए। एक उनके लिए डिसएडवांटेज ये भी रहा इन दोनों मैचों में। और कराची में कल चौथा दिन है टेस्ट मैच का और शाम होते होते पाकिस्तान ने एडवांटेज ले लिया टेस्ट मैच में। इस टेस्ट की बात करेंगे, एक साइक्लिस्ट की बात करेंगे। इंग्लैंड टीम लेके आ रहा है भारत, उसमें पहले टेस्ट के लिए कुछ खिलाड़ियों को ने ड्रॉप किया, जिसमें बेयरस्टो है तनकीद का निशाना बने। पीटरसन ने तनकीद की है, वॉर्न ने तनकीद की है कि अगर आपके प्लेयर जो चल रहे हैं टॉप फॉर्म में, उनको क्यों ड्रॉप किया जाएगा। इंग्लैंड की कुछ पॉलिसी है ऐसी, ये कुछ कह नहीं सकते। कोच खुश हैं, चलो, वो कहते हैं नहीं हमने अच्छा किया कि हमने ड्रॉप किए हैं कुछ प्लेयर जो अच्छा खेल रहे थे। और स्टोक्स आ गए टीम में, आर्चर आ गए, एक दो खिलाड़ी और आ गए टीम में जो इंडिया में टीम टेस्ट खेलेगी उसके लिए। और दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका का दौरा करना है और 4 टेस्ट खेलने, उन्हें टीम अनाउंस की है। वेड को पुरानी टीम से निकाल दिया गया जिसने भारत के साथ खेला और टीम में 4 नए चेहरे हैं। और उसमें एक और चीज़ भी देखने के लायक ये है कि पेन ही कैप्टन रहेंगे। ये जान के भी पेन ने अच्छी कैप्टनशिप नहीं की, ना अच्छा खेला। शायद उन हालात में उन्हें टीम को संभाला जब आउटसाइड द गेम टीम बदनाम हो रही थी और बचाया, उसी के लिए उनको दिया जा रहा है और चांस कैप्टनशिप का, हालांकि ज़रूरत नहीं थी। अब अगर बोल्ड फैसला लेने से ऑस्ट्रेलिया सेलेक्टर्स जो है वो घबरा गए हैं, डर गए, नहीं लिया है। और मोजिस एनरिकेज टीम में है, मिचेल मार्श नहीं है, या तो जख्मी है या क्या है। नहीं तो एनरिकेज का हम जानते हैं बहुत कम वैल्यू है उनकी मैच में, और आज तक किया तो कुछ नहीं है। हो सकता है फाइनली फैग एंड पे चमक जाए, वो कुछ कह नहीं पाएंगे इस बारे में हम। तो वहाँ जाके उनकी सीरीज खेलनी है साउथ अफ्रीका में। अब बात कराची टेस्ट की। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की, स्टार्ट अच्छा हुआ, साउथ तक तकरीबन 2 खिलाड़ी आउट थे। उसके बाद पाकिस्तान बॉलिंग का कमबैक हुआ, विकेट डिस्ट्रीब्यूट हुए सब में और नोमान अली डेब्यूटेंट ने 2 विकेट लिए और साउथ अफ्रीका की टीम ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकी एल्गार के अलावा, लुढ़क गई टीम। और रिप्ले में पाकिस्तान पहले दिन शाम को 27 पे 4 और फिर 33 पे 4 हो गए थे, लेकिन उसके बाद अजहर अली, फवाद आलम, फहीम अशरफ, रिजवान और उसके बाद जो टेल है उनकी, सब ने स्कोर किया और रेजिस्टेंस दिखाई। ये बहुत अच्छा साइन है उनकी टीम के लिए कि विकेट नहीं दिया, विकेट पे टिके रहे और कोशिश की कुछ करने की। और जो टेल ने स्कोर किया उससे बहुत बड़ी लीड ले गया पाकिस्तान और उसी से मुश्किल में फंस गया साउथ अफ्रीका। हसन अली 21, नौमान 24 और यासिर शाह 38 नॉट आउट, ये टेल के। लास्ट विकेट पे 55 रन बने और बीच में 2 पार्टनरशिप्स अच्छी रही, एक अजहर अली और फवाद आलम की, और फवाद आलम और फहीम अशरफ की पार्टनरशिप अच्छी रही, ओवर 100 रही वो और सब्सटैंशियल टोटल हुआ पाकिस्तान का। उसके बाद कमबैक अच्छा किया साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट गिरने के बाद, लेकिन जाते जाते दिन ख़त्म होते होते साउथ अफ्रीका सीरियस प्रेशर में आ गया इस टेस्ट मैच में। अगर देखें कि डी कॉक की कैप्टनशिप टोटली अच्छी नहीं रही है, वो समझ नहीं पाए हैं बॉलर्स को कैसे हैंडल करना है, फील्ड प्लेसिंग कैसे रखनी है, फील्डर्स कहाँ रखने हैं। अगर आपने देखा होगा लगातार जो शॉर्ट लेग पे खिलाड़ी था वो इतना स्क्वायर था कि मिड ऑन की तरफ और मिड विकेट की तरफ शॉर्ट लेग के पास कैचेस जा रहे थे, लेकिन फील्डर वहीं खड़ा रहा और यहाँ कैच नहीं पकड़े उसने। दूसरा पार्ट देखें इस स्टोरी का ये कि जब सेकंड न्यू बॉल लेते हैं, रबाड़ा एक एंड से दूसरे से केशव महाराज, चलिए हार्ड बॉल उनको मिली, 1-2 ओवर देखा, कुछ नहीं कर रहे हैं। एनगीडी या नॉट ये कौन था, आए माकरम बॉलिंग करने और टेल चलती गई और कुछ समझ नहीं आया मुझे क्या करना है। डिकॉक को अभी लगता है कैप्टनशिप में उनको बहुत कुछ सीखना होगा। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है कि पाकिस्तान ने फील्डिंग बेहतर की है। आबिद अली ने सेकंड इनिंग में 2 बेहतरीन कैच पकड़े, रिजवान ने 1 पकड़ा, रिजवान ने फर्स्ट इनिंग में 1 रनआउट बहुत बेहतरीन किया है इस मैच में। और इनके मैच के हवाले से तकरीबन कनेक्टेड सवाल है दानिश आफाकी का बड़गाम से। वो कहते हैं कि अभी ताबिश खान बाहर बैठे हैं, 36 साल के हैं। 34 साल के नोमान अली ने डेब्यू किया। ये क्या मामला है पाकिस्तान में? फर्स्ट क्लास में लोग परफॉर्म करते रहते हैं लेकिन खेलते नहीं हैं अपनी टीम के लिए। ये आप सही कह रहे हैं, ये हम भी हैरान हैं इससे कि आपको याद होगा कि यासिर शाह का डेब्यू 28 साल की उम्र में हुआ, अभी 31 साल की आबिद अली का डेब्यू हुआ। लगातार रन बना रहे थे,
फवाद आलम लगातार पिछले 8-9 साल से रन बना रहे हैं, लेकिन 9 साल तक टीम में नहीं लाए गए। तो वजह क्या है? या डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल नहीं मानते हैं वो, या सिलेक्टर चेंज होता है, वो अपनी टीम लेके आता है तो पुरानी छोड़ देता है। कोई कंसिस्टेंसी, कोई मामला ऐसा नहीं है। देखिए, नोमान अली अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो एक अच्छे पार्टनर बन सकते थे यासिर शाह के, अगर पहले मौका मिला होता उनको। अब मिसबा की बात देख लीजिए, 2001 में उन्हें पहला टेस्ट खेला और 7 साल विल्डरनेस में रहे। फिर T20 वर्ल्ड कप जब पहला हुआ उसके बाद उनको टीम में लाया गया, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा खेला। उनने इंजमाम और बाकी कैप्टन ने इंश्योर किया कि वो टीम में ना आ सके, तो बहुत बुरा हाल हुआ उनके साथ। या तो पाकिस्तान में 15-16 साल के को आप ले आए खिलाड़ी को, या तो फिर 30 साल तक वेट करें वो परफॉर्म करता रहे, टीम में जगह ना दे। ये दस्तूर बन गया उनका, और कुछ हो नहीं सकता है कि अब आप प्लेयर को अगर ले आए जब फॉर्म में है, मगर उसके बाद ये इंश्योर करें कि उसको कुछ टेस्ट दिए जाएं खेलने को, कुछ मैच खेलने को दिए जाएं, ताकि वो अपने आप को साबित कर सके। लेकिन 35 साल की उम्र में लाया, उसके पास टाइम नहीं है साबित करने का, और आप कहेंगे अब 2 मैच में फेल हुआ, एज हो गया, निकाल दो। तो ये इशू उनके साथ बहुत सीरियस है। इस वजह से प्लेयर जो है अपने नेचुरल गेम नहीं खेल पाते हैं, उनको भरोसा नहीं है कि अगला मैच खेलना है कि नहीं खेलना। आगे बढ़ाते हैं खेल के मैदान से को आकिब, एक साइकिलिस्ट की स्टोरी के साथ। सलवानी है, मैं सोपोर में रहता हूँ। मैं साइकिलिंग करता हूँ, एक प्रोफेशनल साइकिलिंग के साथ साथ मैं रनिंग भी करता हूँ। 2008 से मैंने स्पोर्ट्स फील्ड ज्वाइन किया। पहले मैं रनिंग करता था, और एक बार ऐसा हुआ कि मैंने रेसेस जो भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में जो होती थी, स्टेट लेवल पे होती थी, मैं वो सारी रनिंग करके वो रेसेस जीतता था। उसके बाद फेरोज सर ने, कुमार कोच थे स्कूल के, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा बहुत ध्यान साइकिलिंग पे भी दे दो, क्योंकि आपका अच्छा जाता है रनिंग में और आप साइकिलिंग भी अच्छा कर सकते हो। तो उनको मैंने बोला कि सर मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है साइकिलिंग के बारे में। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, हम आपको ईच एंड एवरी चीज ट्रेन करेंगे, तो सो दैट आप साइकिलिंग फील्ड में थोड़ा आगे बढ़ सको। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो यूथ है वो क्रिकेट एंड फुटबॉल की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं पहले रनिंग करता था, उसके बाद मैंने साइकिलिंग में अपना पैर जमाया, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा, क्योंकि साइकिलिंग में बहुत अच्छा करता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि साइकिलिंग ही कंटिन्यू करूँ, ताकि मैं नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स को पार्टिसिपेट कर सकूँ और विन कर सकूँ। मैं जब साइकिलिंग करता था तो मेरे पास एक ऑर्डिनरी साइकिल थी, इंडियन मेड की, तो वो 2-4 हज़ार में आती है। तो उस पर मैं साइकिलिंग करता था, और मैं जब कॉम्पिटिशन में उतरता था तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था, क्योंकि एक नॉर्मल सी साइकिल कभी कभी मतलब साथ छोड़ सकती थी, और वो छोड़ती भी थी, क्योंकि कभी कभी चेन टूटी थी, कभी कभी पंक्चर हो जाता था। तो लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छा करता था और मेडल्स इन एनी हाउ ले ही लेता था। ऐसे करके मैं स्टेट्स में मेडल ले लिया मैंने, और फिर आहिस्ता करके मैंने एक प्रोफेशनल बाइक ली खुद की। आज तक मैंने 33 मेडल्स लिए हैं, चाहे वो साइकिलिंग हो या रनिंग हो, इन दो में इंक्लूड करके मैंने 33 मेडल्स लिए हैं, और प्लस ट्रॉफीज वगैरह, ये आम सी बात है। बट 34 मेडल्स लेके भी अभी तक मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। मैंने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, न्यू दिल्ली, और इवन कि यहाँ पे भी इंटरनेशनल इवेंट हुआ था श्रीनगर में, वो भी पार्टिसिपेट किया है। और मेरा इंटरनेशनल इवेंट में सिलेक्शन हुआ था जो इटली में होने वाला था। तो लेकिन मैं नहीं जा पाया ड्यू टू द एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल। तो इंटरनेशनल इवेंट जो मेरा मिस हुआ था उस टाइम, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ मुझे, और मैं पूरी रात कंप्लीटली रो रहा था, क्योंकि आफ्टर 8 इयर्स मुझे चांस मिला था। मेरी इंस्पिरेशन जो कि मेरे कोच साहब रह चुके हैं, बहुत ही मेहनती है, और प्रॉपर टाइमिंग है उनके पास, जो भी करते हैं प्रॉपर टाइम पे करते हैं, क्योंकि
वो टाइमिंग मस्ट है लाइफ में, हर किसी के लाइफ में, जो परफेक्टली यूटिलाइज कर सके अपने टाइम को। सोलो साइकिलिंग जो मैंने कश्मीर टू लेह की है, एक्चुअली मैंने वो सोपोर टू लेह की है, तो मैंने वो 480 किलोमीटर्स का सफर किया था, जो मैंने 20 आवर्स 44 मिनट्स में कंप्लीट किया था। ड्यूरिंग राइड मैंने बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस का सामना किया। पहले स्नो हो रही थी, स्नोफॉल हो रही थी, तो उसके बाद मैं आगे चला। नमकीला और पोतीला बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड हिल्स आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने ऑक्सीजन की कमी पाई, जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग हो गई। और हमारे थैंक गॉड कि मेरे कोच साहब ने मुझे बोला था कि आपको छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेने पड़ेंगे साथ, ताकि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ऑक्सीजन यूज कर सकते हो। तो फिर आगे चल के मैग्नेटिक हिल आया। मैग्नेटिक हिल की मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे टार बिछाया हुआ है और मेरे टायर चिपक गए हैं उसके साथ, तो इतना हार्ड फील हो रहा था मसल्स में। तो उसके बाद जब मैं अराइव हुआ लेह सिटी में, तो बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि रिकॉर्ड भी बन चुका था। इससे पहले का रिकॉर्ड था 24 आवर्स का और मेरा था फिर 20 आवर्स 44 मिनट्स का। तो बहुत खुश हुआ मैं, और वहाँ पे जो मीडिया वगैरह थी वो भी वेलकम करने आई थी। तो थैंक्स टू ऑलमाइटी को वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया था। जहाँ तक की हेल्प की बात है, थैंक्स टू ऑलमाइटी जो मुझे सोपोर है बहुत लव करता है और हेल्प भी करता है। सोपोर कोई भी इवेंट हो, जैसे लेह का इवेंट था और मुझे एडवेंचर व्हील्स और काठी जंक्शन सोपोर जो है उन्होंने हेल्प की थी, तो ये इवेंट सक्सेसफुली फिर हो गया। मैं चाहता था कि मैं साइकिलिंग में बहुत ज़्यादा एक्सेल करूं, और मैंने अपना फुल 100% दिया। आज तक जो भी मैंने किया खुद से किया। मेरे कोच साहब ने उन्हें हेल्प की, कुछ स्पॉन्सर्स है जो कि सोपोर से रिलेट रखते हैं, तो उन्होंने मुझे हेल्प की। अब मेरा टारगेट है कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग करने का, तो मुझे 27 डेज ऑलरेडी एक बंदे ने कर चुका है वो, और मैं ये 22 डेज में करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे 8 स्टेट्स क्रॉस करनी पड़ेंगी और अप्रॉक्सीमेटली मुझे 290 किलोमीटर्स तक पर डे किसी जगह पे निकालना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कश्मीर सपोर्ट करे, एवं मेरा सोपोर मुझे सपोर्ट करे, और मैं ये ताकि और दुआएं करे ताकि मैं ये पूरा कंप्लीट कर सकूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ टीम खेल के मैदान से का, कि जो यहाँ पे आए और मुझसे बातचीत की। खेल के मैदान से आप देख रहे हैं SHQ रेडियो एक्टिव पे, और आज का थर्सडे एडिशन है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में दानिश आफाकी ने जो सवाल पूछा था उसका मैं जवाब दे रहा था। और इसमें एक और बात देखने की है कि फ़हीम अशरफ के खिलाफ बहुत ज़्यादा लोग दाएं बाएं, रिजवान के खिलाफ बहुत लोग थे, और देखिए परफॉर्मेंस क्या है उनकी। फवाद आलम के आने पे बहुत दाएं बाएं, जिनको पता भी नहीं है उस क्रिकेट का, जैसे हम यहाँ बैठे हैं हमें नहीं था उनके ज़्यादा पता, तो क्रिटिसिज्म जारी था उनका। लेकिन फवाद आलम की दाद दीजिए आप कि कितनी देर उनने अपने आप को मेंटेन किया और परफॉर्म किया, और मजबूर हो गए सिलेक्टर उनको टीम में लाने में। और ये स्टांस की जो बातें लोग कर रहे हैं ये नॉनसेंस है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। चंद्रपाल के 11,000 रन है ऐसे स्टांस के साथ। श्रीकांत इतनी टांग खोलते थे, पीटरसन भी, गूच यहाँ बैट रखते थे, तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। बात होती है कि आप खेलना क्या जानते हैं, आप कर क्या सकते हैं। अब ओनस ऑन साउथ अफ्रीका टू सेव द टेस्ट मैच और डू समथिंग। अगर साउथ अफ्रीका किसी तरह 200 तक पहुंच गया लीड लेके, 175 तक ले गया लीड, तो पाकिस्तान फोर्थ इनिंग साइड अच्छा नहीं है, मैच ओपन हो जाएगा। विल वेट फॉर दैट। और इस वक्त एक 2 सवाल हैं डार रऊफ के। बिशन सिंह बेदी ने कहा कि रहाणे की कैप्टनशिप में मुझे टाइगर पटौड़ी की झलक दिखती है, तो बहुत बड़ी बात है। एक तो बेदी जैसा खिलाड़ी जिसने पटौड़ी के साथ बहुत खेला है, जो बहुत मानते हैं उनकी कैप्टनशिप को, वो रहाणे को ये दर्जा दे रहे हैं, तो इंडियन सेलेक्टर्स को भी सोचना पड़ेगा। लेकिन वो सोचेंगे नहीं, क्योंकि बेदी सच बोलते हैं,
कैंडिड बोलते हैं, उसकी जरूरत नहीं। लेट्स प्ले फुटबॉल विद सईद शाहिद हकीम। बात रेफरिंग की, एपिसोड 12। बहुत से खेल हैं जिसमें मेंटली अलर्ट होना चाहिए रेफरी या अंपायर, लेकिन फुटबॉल का खेल वैसा है जिसमें मेंटली अलर्ट होने के साथ फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना प्लेयर दौड़ता है तकरीबन उतना ही रेफरी दौड़ता है। और ये बात बताने के लिए हमारे पास जो शख्स है उससे अहम शख्स हमें मिलता नहीं, इंटरनेशनल रेफरी सईद शाहिद हकीम। हकीम साहब, जी सर, रेफरी का क्या रोल है और उसकी मूवमेंट्स कुछ मखसूस हैं दौड़ने की ग्राउंड में अक्रॉस? जी हाँ, एक तो मेन रोल ये है कि लॉज ऑफ द गेम को इम्प्लीमेंट करें। को 17 लॉज हैं जी, लेकिन रेफरिंग में कहा जाता है देयर आर 18 लॉज। 18th क्या है? 18th लॉ इज हिज क्योंकि ज्यादातर जो है देयर आर उसमें दो चीजें हैं, एक पॉइंट्स ऑफ लॉ है एंड पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स। पॉइंट ऑफ लॉ ये है कि 11 खिलाड़ी से बढ़ के नहीं हो सकते, अगर कोई उतर जाए तो मैच इनवैलिड हो जाता, 7 से कम हो जाएंगे तो मैच खत्म हो जाता। ये पेनल्टी एरिया है, इसका डायमेंशन है, पॉइंट ऑफ लॉ है। लेकिन पॉइंट ऑफ फैक्ट्स तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ फैक्ट्स यानी हैंडबॉल है, हुआ कि नहीं हुआ, इट्स अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द रेफरी। सही बात। तो रेफरी के तो वो 18th लॉ है, दैट इज कॉमन सेंस। तो आप जो है स्पिरिट ऑफ द लॉस को अप्लाई करना चाहिए, नहीं कि वर्ड बाय वर्ड उसको इम्प्लीमेंट करें। और जैसे रेफरी के साथ 2 आदमी मदद के लिए होते हैं जिनको हम लाइन रेफरी कहते हैं। अभी आजकल उनको असिस्टेंट रेफरी कहा जाता है, नंबर 1 एंड नंबर 2। और इसमें मैं पॉइंट ऑफ फैक्ट में मैं अपना एक इंसिडेंस मैं अपना बताना चाहता हूँ। 1980 प्री ओलंपिक एट बगदाद, बॉल ऊंची गई, एक प्लेयर ने हाथ उठाया और जो है इंटेंशनली हैंडल किया, येलो कार्ड था उसको जी। लेकिन वो बॉल उसके हाथ को लग के अपोनेंट को मिल गई, येलो कार्ड। येलो कार्ड, ये कॉशन है जी। और रेड कार्ड जो है फील्ड के बाहर चले जाएगा, निकाल दिया जाता है। तो येलो कार्ड दिखाना था और मैंने उसको, चूंकि बॉल उसके हाथ को लेके अपोनेंट को मिल गई, मैं छोड़ दिया, वो आपने उसको एडवांटेज दे दिया, वो गया गोल हो गया। जब गोल हुआ फिर मैंने जाके उसको येलो कार्ड दिखाया कि जो है तुमको कॉशन भी है। अच्छा। तो इट वाज वेरी मच अप्रिशिएटेड। सही बात है, आपने एडवांटेज राइट मौके पे दिया। अगर रोक देता तो गोल नहीं होता। तो ये उसकी इंटेंशन थी गोल ना हो, वो रोकना तो आमतौर पे पब्लिक समझती कि रेफरी देखो हैंडबॉल ने नहीं दिया जी। ऐसा नहीं है, रेफरी छोड़ बाद वक्त इंटेंशनली छोड़ देता है ताकि एडवांटेज देता है। अब उसका आप यूटिलाइज नहीं कर सके तो वो अलग बात है। और तो दूसरी चीज ये है कि साहब मेन तो ये चीजें हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज ऑफ द गेम। दूसरी चीज ये है कि साहब अच्छे रेफरी का काम ये है कि अच्छे प्लेयरों को प्रोटेक्ट करें। अच्छा, जिन पे स्किलफुल प्लेयर होता है जो जानबूझ के उनको क्या करते हैं अपोनेंट मार देता है कि एक अच्छा प्लेयर खराब हो जाए, उनका प्रोटेक्शन भी रेफरी की ड्यूटी है। जैसे अपोजिट टीम एक अच्छे स्ट्राइकर के लिए मार कर रखती है, बिल्कुल रखती तो है, रेफरी भी उसको बचाने की और उसमें कोई डर्टी प्लेस भी होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि उसको मार दिया जाए ताकि जो है वो टीम वीक हो जाए। तो अच्छे रेफरी काम है कि उनको प्रोटेक्ट करे। और फिर सब और एक चीज ये जो आपने कार्ड का हमें कहा कि एक कार्ड रेड कार्ड है, रेड कार्ड आप दिखाएंगे फिर से? मैं बता रहा हूँ मैं आपको साहब, ये देखिए आजकल ऐसा निकला है, इसमें जो एक कार्ड रखते हैं और यहाँ अंदर स्कोर शीट रखते हैं। अच्छा। ताकि उसमें हर एक चीज रहती है, कब मैच स्टार्ट हुआ, मैच का हाफ टाइम कितने बजे होगा, एड कितना वेस्टेज हुआ, एड कितना हुआ, फुल टाइम कितने बजे हुआ। इसमें एक और बात ये भी है कि मैच की जो ड्यूरेशन है, जी हाँ, उसमें रेफरी ऐड भी करता है इंजरी टाइम। बिल्कुल, तो वो नोट करके रखता है, वो नोट करते हैं, उसके पास स्टॉप वॉच होती है, उसमें जैसे जो है कोई ज्यादा टाइम हो जाता है उसको बंद कर देता है, उस हिसाब से उसको पता लग जाता है, वेस्टेज देता है। और इसमें एक चीज और भी है, स्कोर्स लिखता है, किसी को कॉशन मिले वो लिखता है, अगर जो है गेम खत्म होने में मैच अगर पेनल्टी किसी को डिसाइड करना है तो वो भी नोट करता है। तो सारा इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड कार्ड होता है, बहुत उम्दा, वो अंदर रखते हैं। ये तो इस तरह आप अगर यहाँ कार्ड निकाला अगर देते हैं तो उसकी पीठ को नहीं दिखाना चाहिए, उसको बुलाया जाए और बहुत नजदीक भी नहीं बुलाना चाहिए। क्यों? बास खराब प्लेयर रहते हैं, वो क्या करते हैं कि कार्ड स्नैच करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रेफरी से अब आप इसको ये तरीका है, ये कॉशन है, आप उसको दिखा दिए तो फेयर प्ले दिखाएंगे, क्योंकि फीफा का स्लोगन है फेयर प्ले जी। तो ये आप दिखा दिए इस प्लेयर को, ठीक है। इसके माने ये है कि अगला येलो कार्ड देखेंगे तो आप बाहर जाएंगे। अच्छा अच्छा, 2 येलो कार्ड रेड कार्ड के मुकाबले हो जाते हैं, एक बराबर। वो जो रेड कार्ड है उसके बाद प्लेयर बाहर गया फिर वापस नहीं आ सकता। रेड कार्ड में स्ट्रेट अवे बाहर गया, दोबारा वापस नहीं आ सकता। इसमें आप परमानेंटली सेंट आउट, और
बेंच पे भी नहीं बैठ सकता। और ये भी है कि एक रेड कार्ड के बाद नेक्स्ट मैच मिस। एक मैच तो कम से कम मिस है। ये जो रेफरी है फुटबॉल का, जी सर, ये सारे टाइम बॉल पे नजर रख के कि बॉल को अपने और लाइनमैन के बीच में रखे। अच्छा, ताकि उसका फ्लैग अभी लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश बात क्यों चाहिए ताकि फ्लैग भी मिस ना हो, इन्फ्रिंजमेंट भी मिस ना हो, और रेफरी बॉल से 10-15 गज के फासले में रहना चाहिए, और रेफरी की रनिंग डायगोनल होनी चाहिए। डायगोनल मींस नॉट एक स्ट्रेट लाइन नहीं, क्रॉस में फील्ड में। हाँ, क्योंकि आप जैसे सेंटर लाइन क्रॉस करें आप उधर फेस हो जाए। हकीम साहब, एक पर्सनल सवाल कि आप फुटबॉल खेलते थे तो दौड़ते थे, जी हाँ, फिर आप रेफरी रहे तो दौड़ते थे, दोनों में ज्यादा किसमें दौड़े मैच के दौरान? फुटबॉल में कम से कम डीप डिफेंस और फॉरवर्ड को कुछ रेस्ट मिल जाता है। अच्छा, रेफरी को रेस्ट नहीं मिलता। और 1982 एशियन गेम्स की ट्रेनिंग हो रही थी, मैं कोच था उसमें, पीके बनर्जी, मैं और अरुण घोष। तो एक बार पीके बनर्जी ने कहा कि हम 25 ये सेंट्रल लाइन तक 25 बार स्प्रिंट करेंगे। तो मैंने कहा मैं भी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मैचेस खिलाने थे एशियन गेम्स में। भास्कर गंगुली कैप्टन था, कहने लगा दादा ये रेफरिंग नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तू मेरे साथ गोलकीपर था, मैंने कहा तू मेरे साथ भाग, और मैंने 25 में 25 बार उसको बीट किया। तो लेट्स प्ले फुटबॉल विद सईद शाहिद हकीम देख रहे थे आप। सईद आबिद गौहर ने ये प्रोड्यूस किया सेगमेंट हमारे लिए, और आज रेफरिंग की बात हो रही थी। और सईद शाहिद हकीम इंटरनेशनल रेफरी रहे, इंडियन टीम के मेंबर थे 1960 के ओलंपिक्स में फुटबॉल टीम के, उसके बाद कोच रहे, और सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर रहे, और बहुत काम किए हैं खेल के मैदान में। मैंने कहा था डारूफ का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल उनका है कि मुझे लगता है जब मैं प्लेयर्स को खेलते देखता हूं कि तेंदुलकर से ऊपर गवास्कर को मैं रेट करता हूं इस बैट्समैन कि उस जमाने की बॉलिंग को उनने खेला है विदाउट प्रोटेक्टिव गियर, और जो रन बनाए हैं उनने डिफरेंट विकेटों पे। तो आप क्या समझते हैं, आप कहाँ प्लेस करते हैं उनको? देखिए, टेस्ट क्रिकेट में दूसरा गवास्कर इंडिया के लिए पैदा नहीं हो सकता, दुनिया में भी कम पैदा होंगे ऐसे खिलाड़ी। काली आंधी के खिलाफ 13 सेंचुरियां हैं उनकी, और कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां ट्रू फास्ट बॉलर्स और अमेजिंग स्पिनर थे जिनके खिलाफ उन्हें रन नहीं बनाए। तेंदुलकर ने भी बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं। द्रविड़ ने भी बनाए हैं। कंडीशंस वेरी करती हैं, इक्विपमेंट वेरी करता है, गियर वेरी करता है, विकेट वेरी करते हैं, सपोर्ट स्टाफ वेरी करता है, बहुत कुछ वेरी करता है, इसलिए कंपेयर नहीं हो सकते। गवास्कर की अजमत अपनी जगह, तेंदुलकर की अपनी जगह। कुछ प्रोग्राम पहले जब मुख्तलिफ मैचों की बात हुई तो मैंने कहा था कि 5वां बॉलर कैप्टन को यूज करना नहीं आता है मैच में, और डिकॉक मस्ट बी डूइंग इट। लिंडे को अच्छी तरह यूज नहीं किया, एनगीडी को पूरी बॉलिंग नहीं दी इनिंग में, और पाकिस्तान इतना स्कोर ले गया। और इसीलिए जाते जाते लग ये रहा है कि पाकिस्तान का अपर हैंड है। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर कहीं 250 तक स्कोर ले गया लीड किसी तरह 160 175 साउथ अफ्रीका, तो इट्स अ गेम ऑन। पाकिस्तान इज नॉट अ गुड फोर्थ इनिंग साइड, ये सोचना होगा। केशव महाराज अच्छे बॉलर हैं, और जो फास्ट बॉलर हैं उनके वो कभी भी अपनी पेस की वजह से कम रबाड़ा और नॉटी परेशान कर सकते हैं। एनगीडी के पास भी मूवमेंट है, हमने देखा चौथे दिन हसन अली रिवर्स स्विंग करा रहे थे, ठीक ठाक पेस कम कर दी उन्हें, बहुत कम हो गई पेस पहले के मुकाबले उनकी। शायद रिगेन करेंगे फिर से वो पेस अपनी, और आगे और मैचेस होंगे, उनकी बात भी होगी। और मिलेंगे अब हम इतवार को खेल के मैदान से के संडे एडिशन में। खुदा हाफिज।